हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बैंकिंग सिस्टम का जो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, तो उसका थर्ड लेक्चर हम कवर करेंगे इसमें। तो ऑलरेडी हमने कुछ टाइप्स ऑफ बैंक्स बेसिकली देखा है। अभी तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को देखा था हमने। और उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स देखा था, जिसमें हमने फिर पेमेंट बैंक्स को कवर किया था लास्ट वीडियो में। पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इन दोनों का कंपैरिजन में हमने देखा था दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके। तो इनको हम ऑलरेडी कवर कर किया है पिछले वीडियो में। अगर आप मिस कर गए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, तीसरा वीडियो में इसमें भी हम बैंकिंग टाइप्स ही देख रहे हैं। तो रीजनल रूरल बैंक्स जो है उनके बारे में हम जानेंगे, ये क्या होते हैं, इनका फंक्शनिंग कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद हम कोऑपरेटिव बैंक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंकिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों रूरल एरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है, रूरल क्या है। तो इसका बहुत स्ट्रक्चर एक है इंडिया में बैंकिंग का, कोऑपरेटिव का, तो उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो भी आप मिस नहीं कीजिएगा। तो रीजनल रूरल बैंक जो है बेसिकली ये रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी इनको एक बैकिंग है, पार्लियामेंट्री स्टैट्यूटरी बैकिंग है, तो एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, आप समझ सकते हैं इससे। तो ये जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमने देखा था शुरू में कि कुछ कमर्शियल बैंक जो है शेड्यूल होते हैं, कुछ नॉन शेड्यूल होते हैं। और शेड्यूल क्या होता है, नॉन शेड्यूल क्या होता है, इसको हमने ऑलरेडी कवर किया पहले लेक्चर में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं और इनका रेगुलेशन जो बेसिकली आरबीआई और नाबार्ड के अंतर्गत ये आते हैं। नाबार्ड जो है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में, अगले चौथे लेक्चर में हम इस बैंक के बारे में भी जानेंगे और आरबीआई के बारे में भी हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे डिटेल में। तो अभी क्या आप समझ लीजिए कि ये बेसिकली रूरल बैंक्स जो है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए नाबार्ड को बनाया गया था। तो ये रीजनल रूरल बैंक को भी सुपरवाइज करता है। तो ये रीजनल रूरल बैंक जो बेसिकली ये किसके अंतर्गत आता है, स्टेक होल्डर कौन कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं और एक स्पॉन्सर बैंक होता है। तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है वो एक स्पॉन्सर बैंक होगा। स्पॉन्सर आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने स्पोर्ट्स को आप स्पॉन्सर करते हैं तो स्पॉन्सर बैंक होता है। और इनका स्टेक कितना कितना होता है, तो 50% आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% स्टेट गवर्नमेंट का, 35% जो है स्पॉन्सर बैंक जो है अपना स्टेक लगाती है। मतलब अगर 100 रुपये का बैंक है तो उसमें समझिए 50 शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, 15% शेयर जो ये आपके स्टेट्स के हैं, और 35% जो स्टेक है वो आपका स्पॉन्सरिंग बैंक का। स्पॉन्सरिंग बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका ग्रामीण बैंक हो गया, आंध्रा बैंक, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। पहला रीजनल रूरल बैंक 1975 में बना था, जिसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। 2076 में के इसको सेटअप किया गया। आरआरबी कैन फंक्शन विद इन ए सिंगल स्टेट और कैन कवर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक स्टेट के अंदर वो फंक्शन करता है बेसिकली, और एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को वो कवर कर सकता है। तो आप नाम में देखेंगे जनरली उस बैंक के नाम में ही स्पॉन्सरिंग बैंक का भी नाम रहता है बहुत बार, और ग्रामीण बैंक करके उसका नाम इसमें जोड़ा जाता है। द एरिया ऑपरेशन में इंक्लूड अर्बन एरियाज टू। तो नाम रीजनल रूरल बैंक है, लेकिन जैसे जैसे एरिया आप देख रहे हैं बहुत बार डिफरेंट होता है, तो अर्बन एरिया को भी इसमें कवर किया जा सकता है रीजनल रूरल बैंक के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको क्यों सेटअप किया गया, बेसिकली टू सर्व प्राइमरी रूरल एरिया ऑफ इंडिया विद बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जैसा आप नाम देख सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक, तो रूरल एरिया को सर्व करने के लिए, क्योंकि उस समय आज भी जो है आप देखेंगे बैंकिंग सुविधा फिर भी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले के समय में बैंकिंग सुविधा रूरल एरिया में खासकर नहीं थी। तो वहाँ पे बेसिक बैंकिंग सुविधा, जैसे कि बेसिक आप सेविंग्स अकाउंट खोल सके, वहाँ के लोग करेंट अकाउंट खोल सके, फाइनेंशियल सेविंग कर सके, उसके लिए इसको खोला गया था। और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम जो है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम आप समझ सकते हैं, पहले आज भी आप देखेंगे गांव में क्या होता है, बहुत बार जमींदार से, मनी लेंडर से लोग कर्जे लेते हैं, जो कि इनफॉर्मल सिस्टम एक तरह से हो गया।
उसमें क्या दिक्कतें आती है कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है बहुत हाई चुकाना पड़ता है। बहुत बार आपकी जो अपना ज़मीन जो गिरवी रखी है वो आपकी ज़मीन वो हड़प लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक स्टैंडर्डाइज़ सिस्टम करने के लिए इन बैंकों को खोला गया, ताकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो सही सरकारी नियमों के अनुसार, सरकारी रेट के अनुसार उनको क्रेडिट मिल सके, रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो फंक्शंस क्या होता है आरबीआई का, आरआरबी का सॉरी, प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, mobilize deposits primarily from rural and semi-urban areas, and provide loans and advances mostly to small and marginal farmer, agricultural laborers, rural artisans, etc. तो बेसिकली जो रूरल एरिया में जो लोग काम करते हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए, ऐसे लोग जिनको कि बड़े बैंकों से लोन मिलना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ क्रेडिट रखने के लिए कुछ चीज़ नहीं होती, जैसे छोटी सी ज़मीन है उनके पास, उतना वो कुछ वो गिरवी नहीं रख सकते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि उनको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये बैंक्स जो है, रीजनल बैंक, ये ऐसे लोगों को सही दामों पे लोन क्रेडिट देते हैं। तो एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए जिनके पास कोई ज़मीन भी नहीं होती है कि गिरवी रख सके, रूरल आर्टिजन्स आप समझ सकते हैं। तो इन सब लोगों को रूरल एरिया में लोन देने का काम ये बेसिकली करती है, और साथ ही साथ उनका डिपॉजिट रखने के लिए छोटे बैंक अकाउंट वो रख सकते हैं, जहाँ पे वो छोटे-छोटे डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई मिनिमम डिपॉजिट नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑपरेशंस भी करती है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, जैसे कि मनरेगा है, तो इसका जो वेजेस देना है तो इस बैंक अकाउंट के लिंक करके आप वहाँ पे वेजेस देती है गवर्नमेंट। पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन, बाकी जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन चीज़ों को भी इसके थ्रू गवर्नमेंट देती है लोगों को। उसके अलावा पारा बैंकिंग फैसिलिटीज़ लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई एक्सेट्रा। तो अब जो है डिजिटल बैंकिंग का क्योंकि ज़माना है, गवर्नमेंट डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट कर रही है, तो उसके लीग में भी आरआरबी भी पीछे नहीं है। वो भी इन डिजिटल प्रोडक्ट को रूरल एरिया में बढ़ाने का, प्रमोट करने का काम करती है। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट बैंक है आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर में इंडिया का, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो नाम से आप समझ सकते हैं कोऑपरेटिव, तो एक कोऑपरेटिव की तरह काम करता है ये बैंक। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, म्यूचुअल हेल्प, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या है, कोऑपरेशन का प्रिंसिपल है। जो लोग होते हैं मेंबर, बेसिकली वही है ना, डायरेक्टर से हो गए, बैंक के मैनेजर हो गए, मैनेजमेंट हो गया, उसमें म्यूचुअल हेल्प के थ्रू इसमें काम होता है। इसको रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत, मतलब ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एक तरह से। और दीज बैंक का डुअल रेगुलेशन, यहाँ पे रेगुलेशन, डुअल रेगुलेशन होता है। एक तो आरबीआई रेगुलेट करती है, दूसरा स्टेट रजिस्ट्रार जो होते हैं, जहाँ पे इसका रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड किया जाता है, वो इसको रेगुलेट करता है। तो जो नियरेस्ट जो बेसिकली जो रेगुलेशन है, बेसिकली वो स्टेट रजिस्ट्रार का होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर रेगुलेशन स्टेट रजिस्ट्रार का होता है, आरबीआई का उतना रोल नहीं होता रेगुलेशन में यहाँ पर। However, recently urban cooperatives and multi-state cooperative banks have been brought under RBI supervision process as applicable to scheduled banks। तो अर्बन जो बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स है, जो बड़े कोऑपरेटिव बैंक है या जो मल्टी स्टेट में काम कर रहे हैं, उनको आरबीआई के अंतर्गत लाया गया है, कि इसमें बहुत सारी जो खामियां देखने को मिली थी स्टेट कंट्रोल में। दिस मूव्स कम आउट सेवरल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रॉड एंड सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फ्रॉड्स अभी देखने को मिले हैं। जैसा आपने हाल ही में देखा होगा, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई ने बहुत समय के लिए, कुछ समय के लिए बंद कर दिया। उसमें लेंडिंग की सुविधा, उसकी रोक लगा दी, उसमें विड्रॉल का रोक लगा दी। तो ये सब इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे फ्रॉड्स देखने को मिला, इसका जो लेंडिंग जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने उसमें फ्रॉड था, क्रेडिट फैसिलिटी उन्होंने दिया जो उसमें फ्रॉड था। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आरबीआई ने अपना कंट्रोल जो है काफ़ी कोऑपरेटिव बैंकों में बढ़ाया है। तो फीचर्स की बात करें कोऑपरेटिव बैंक की, तो जैसे कि हमने कहा कि रूल ऑफ वन मेंबर वन वोट, तो सबका एक अधिकार होता है इस बैंक में, एंड नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये बेसिकली काम करता है, कि जो इतना पैसा आया उसको प्रॉफिट उनको नहीं चाहिए, बेसिकली कैसे कैसे उनके मेंबर जो है उन्हीं को लोन दिया जाए। डू नॉट परसू द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो जैसे प्रॉफिट का गोल नहीं है इस कोऑपरेटिव बैंक का। सम कोऑपरेटिव बैंक का शेड्यूल बैंक, कुछ शेड्यूल्ड में आते हैं, मतलब कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में उनका नाम है, और कुछ जो है नॉन शेड्यूल की कैटेगरी में आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक का सब्जेक्ट टू सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट, जो आरबीआई का रेगुलेशन है कि आपको कैश इतना रिजर्व रेशियो रखना है, इतना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट जो है वो प्रिजर्व करके रखना है। तो ये सारा रेगुलेशन इनके ऊपर भी लागू होता है एज अदर बैंक्स, बट डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक से इनका जो रेगुलेशन है वो डिफरेंट होता है। जो नंबर है, बेसिकली जो परसेंटेज है, वो अलग होते हैं इसके, क्योंकि इनका फंक्शन अलग है। इनका जो बेसिकली फंक्शन है कि रूरल एरिया में कैसे क्रेडिट को बढ़ाया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बार जो इनका रेट्स है वो रिलैक्स्ड होता है।
गेट फाइनेंशियल एंड अदर हेल्प फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के अंदर शेड्यूल्ड बैंक कैटेगरी में भी बहुत सारे आते हैं कोऑपरेटिव बैंक, तो इनको आरबीआई से बराबर हेल्प मिलता है। नाबार्ड भी इनको हेल्प करता है, रूरल एरिया के जो में काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इनसे भी ये हेल्प बहुत बार फाइनेंसेस लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। हाँ, बहुत बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें जो बेसिकली दो मोटा मोटी कैटेगरी में करते हैं हम, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव एडिको सोसाइटी। अर्बन की बात करें तो शेड्यूल्ड कुछ होंगे, कुछ नॉन शेड्यूल्ड होंगे, और शेड्यूल में मल्टी स्टेट आ गए और ऑपरेटिंग इन सिंगल स्टेट, तो सिंगल स्टेट में कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ मल्टीपल स्टेट में कर रहे हैं। तो ये सारे जो है आरबीआई के रेगुलेशन में आते हैं। उसके अलावा नॉन शेड्यूल में भी वैसा ही है, मल्टी स्टेट और सिंगल स्टेट। अब हम बात करते हैं रूरल का, तो रूरल में शॉर्ट टर्म हो कोऑपरेटिव बैंक, लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट जिस हिसाब से वो दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म नहीं दे रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म हो गया, जैसे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट छोटे इंस्टीट्यूट होंगे, एक तरह से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये जो छोटे लेवल पे हो गया आपका प्राइमरी लेवल, तो प्राइमरी से उठ के डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर स्टेट। तो ये जो है छोटे टर्म पे लोन देता है, छोटा लोन देता है। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म पे जब बात करें हम, तो ये आपका दो है, स्टेट कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, इसका फुल फॉर्म है। और दूसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये बड़े लेवल पे, आप समझ सकते हैं, बड़े लेवल पे होंगे। तो ये स्ट्रक्चर है मोटा मोटी, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। बहुत बार कोऑपरेटिव बैंक का अगर कोई क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन, तो उसमें आप स्ट्रक्चर देना नहीं भूलें। और इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं अर्बन एरिया में भी है और रूरल एरिया में भी कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये था जो बैंकिंग का हम हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है बैंकिंग का, जो हमने वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया, उसी में तीसरा लेक्चर था ये। और इसके आगे भी हम बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताएंगे, जैसे कि आपका हो गया बैंकिंग रिफॉर्म जो हुआ, रेशनलाइजेशन, उसके अलावा एनपीए क्या होता है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे आपका आरबीआई के बारे में, उसका फंक्शन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसलिए आप जिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस नहीं करें। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।